नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को आर एस शर्मा की किताब से पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एग्जाम या नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। ओल्ड एनसीईआरटी में जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक थी, वो थी आर एस शर्मा की बुक, जिसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि उन्होंने लिखा था, इंडियाज एंशियंट पास या भारत का प्राचीन इतिहास, जिसे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने छापा था। और ये जो है ये डिटेल बुक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हैं और कुछ पार्ट जो कि इसमें मिसिंग है वो इसमें कवर किया गया है। तो मैं ये वाली बुक आपको कवर करा रहा हूँ, इसमें आपको एक डेप्थ ओवरव्यू मिलेगा एंशियंट हिस्ट्री का। तो इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास की समय रेखा यानी टाइमलाइन और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके चैप्टर 1 की, और जो इसका चैप्टर 1 है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका महत्व क्या है, उसे हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री के पढ़ने के पीछे हमारा पर्पज़ क्या है। तो बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, उसको हम अगर पॉइंट्स में डिनोट करें तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने निकल के आते हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला रीज़न क्या होगा कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं। ये जानने के लिए हमें ये ज़रूर जानना होता है कि हम कहाँ से आए, हम कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, वो किस तरीके के लोग थे, उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से उन्होंने जीवन जिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बताता है हमारा पास्ट, हमारा इतिहास। उसके अलावा अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट को समझने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज जहाँ पे हम हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, विज्ञान ने जो भी तरक्की करी है उसकी बात करें, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से बने हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस हों, चाहे हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स हों, वो तमाम चीज़ें आज जिस मुकाम पे खड़ी हैं, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ है। तो वो चीज़ें समझने के लिए हमें इतिहास पढ़ना होता है। उसके अलावा हमें डिफरेंट तरीके के कल्चर्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी बनता है और उसे हमें समझने में मदद भी मिलती है अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं। बहुत तरीके के कल्चर रहे हैं इतिहास में, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हम तमाम तरीके के कल्चर्स पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि उन लोगों का रहन-सहन, जीवन स्तर कैसा था और किस तरीके के वो रिचुअल्स, रिलिजन्स और ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करते थे। उसके अलावा सोशल इश्यूज़, आज के समय किसी भी स्थिति की अगर हम बात करें, चाहे महिलाओं की स्थिति की बात करें, चाहे क्लास डिवीज़न हो रखे हैं, सोशल डिवीज़न हो रखे हैं, उनको समझने के लिए उनमें जो भी इश्यूज़ हमें सामने फेस करने पड़ते हैं, उनको समझने के लिए हमें पास्ट को समझना पड़ता है ताकि हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले, ज़्यादा अवेयरनेस मिले। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होती है अगर हम पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ह्यूमैनिटी का इतिहास है, स्पेशली हम ह्यूमन हिस्ट्री को ही पढ़ते हैं मेनली, और 2 मिलियन ईयर से हम ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वहाँ से लेके होमो सेपियंस सेपियंस जो आज के ह्यूमन बीइंग्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने कैसे डेवलप किया है खुद को। तो क्रिटिकल थिंकिंग, फिलोसॉफिकल एंगल्स जो हैं, उनका भी डेवलपमेंट होता है अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो। उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है, उसको अप्रिशिएट करने में हमें इतिहास पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे भारत की ही बात करें, भारत विविधताओं में एकता वाला देश माना जाता है। यहाँ पे कितनी तरीके की भाषाएँ बोली जाती हैं, कितने तरीके के रिलीजन फ़ॉलो किए जाते हैं, कितने तरीके के डिवीज़न हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एक एकता है। हम एक देश के तौर पे एक हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। उस चीज़ को हम इस लेक्चर में भी समझेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले पोर्शन को। और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, सोशल क्लासेस हैं और अलग-अलग डिवीज़न जो हो रखे हैं, उन सभी का इस देश के यहाँ तक पहुँचने में योगदान रहा है। तो किसी एक स्पीसी या किसी एक बेसिकली हम कह दें सोशल क्लास का ही योगदान नहीं रहा, सबका योगदान रहा है। तो उसे अप्रिशिएट करने के लिए भी हमें इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम सबके कंट्रीब्यूशन को समझ पाएँ। उसके अलावा एक डिसीजन मेकिंग में भी इतिहास पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पास्ट में जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की, उसे हम ना दोहराएँ। उन पास्ट मिस्टेक्स से हम कुछ सीख सकें। जैसे कि दुनिया भर में कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम जानते हैं कि उनके पीछे के कारण क्या थे। उस तरीके के कारण दोबारा डेवलप ना हो जाएँ, और तो उन तमाम एक्शंस को हमें कंट्रोल करना है ताकि ऐसी स्थितियाँ जनरेट ना हो जिससे हमें नुकसान होने वाला है। हमारी इस
प्रकृति को, हमारे समाज को, हमारे सोशल ढांचे को नुकसान होने वाला है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इतिहास का, जो हमें जानना पड़ता है, और इतिहास से ही हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। रिसर्च स्किल्स को डेवलप करने में भी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पे सिर्फ हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी तरीके के इतिहास की बात कर रहे हैं, सभी तरीके की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, सभी की सिग्निफिकेंस है। एंशिएंट हिस्ट्री की सिग्निफिकेंस तो अब हम पढ़ेंगे ही, आर.एस. शर्मा ने जिस तरह से समझाया है चीज़ों को, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो रिसर्च स्किल्स में भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हम ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उन टूल्स का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ, भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ, कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ, इंटरलिंक हुए कल्चर्स आपस में, फिलोसॉफी का डेवलपमेंट हुआ। तो तमाम तरीके के जो रिसर्च हैं, उनको डेवलप करने में भी इतिहास का योगदान रहता है। उसके बाद आता है इंक्रीज नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। दुनिया भर में जो भी इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी इतिहास पढ़ने का एक मकसद हो सकता है। ठीक है, वो अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है, आप जानने में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा ही अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो। उसके अलावा कनेक्शन टू द पास्ट, बिल्ड कनेक्शन टू द पास्ट। हमारे पास्ट से हमारा कनेक्शन तब बनेगा जब हम उसे जानेंगे। हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा ढांचा कैसा था, ज्योग्राफी कैसी थी, उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, कल्चर्स, कल्ट्स, रिलीजन्स, ये तमाम तरीके की चीज़ें कैसी थी, वो जानने के लिए भी हमें हमारा पास्ट, हमारा इतिहास जानना पड़ता है। इट प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो बिलोंगिंगनेस है कि हम हमारे पूर्वजों का अगर हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम यहाँ पे कितने हज़ारों वर्षों से हैं और किस तरीके से हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए, ग्रो हुए, तो वो चीज़ें भी हमें इतिहास जानने से ही पता चलती हैं। तो ये तो इतिहास जानने के पीछे हमारे पर्पस हो गए, हमारे एक तरीके से गोल्स हो गए। हमें उन चीज़ों का पता चलता है जो हम जानना चाहते हैं इतिहास के माध्यम से। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की। इसमें आर.एस. शर्मा ने क्या कहा है, और आर.एस. शर्मा की जो इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट की जो बुक है, उसका सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। तो आप वो बुक अगर खरीद लेते हैं तो आपको नोट्स की वैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैंने जो पॉइंट हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, थ्योरी को मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, साथ ही बहुत सारे मैप्स और इमेजेस को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। तो वो चीज़ें आपको अगर जाननी हैं, और ये नोट्स ही अगर आपको चाहिए, तो आपको सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वहाँ पे कोर्स भी आपको मिल जाएगा और ज़्यादा आपसे चार्ज भी नहीं लिए जाएंगे, बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में चीज़ें आपको मुहैया कराई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। बहुत सारे रीजन्स हैं। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप द अर्लीस्ट कल्चर इन इंडिया। भारत के जो निवासी थे, भारत में जो लोग आए, दुनिया भर से कहीं से भी आए हों चाहे, और जो यहाँ के नेटिव्स भी थे, वो कब, कहाँ और कैसे डेवलप हुए, और उनके अलग अलग तरीके के कल्चर्स कैसे डेवलप हुए। हाउ दे बिगन अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई, उससे पहले किस तरह से रहते थे, जब हंटर गैदरर थे तब उनका जीवन कैसा था, फिर एग्रीकल्चर आया तब उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़े, किस तरीके के टूल्स उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए, और किस तरीके से उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुआ एक सिविलाइजेशन की तरफ। एक सिविलाइजेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कल्चर में लोग क्या है कि बेसिकली नॉर्मल तरीके से रहते हैं और सेटल नहीं होते उतने, लेकिन अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी आगे मैं बात भी करूंगा। उसमें अर्बन सेंटर्स भी होते हैं, उसमें जॉब भी होती हैं, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स भी होते हैं, उसमें सोशल डिविजन्स भी होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी होता है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हुआ, किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पे सेटल हुए, और जिन जगहों पे वो सेटल हुए वहीं पे क्यों हुए, दूसरी जगहों पे क्यों नहीं हुए। तो ज्योग्राफी भी समझना ज़रूरी है, पॉलिटी भी समझना ज़रूरी है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी समझना ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में हम उन तमाम एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आपको उनका जो कहानी है, उनकी जो कहानी है उसे तो पढ़ना ही है, उनकी सिर्फ सामान्य कहानी और उनकी डेट्स नहीं जाननी है, उनकी ज्योग्राफी, उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनकी ज्योग्राफी का जो बाकी हिस्सा है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, उनका कल्चर जानना है, उनका रिलीजन जानना है, उनका लाइवलीहुड जानना है। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी है, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ के सिस्टम में, यहाँ की ज्योग्राफी में जो भी रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका इस्तेमाल किया, उनके माध्यम से उन्होंने नई चीज़ों का क्रिएशन किया, और अपने लाइवलीहुड को कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बेहतर करते चले गए, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद क्लास सिस्टम कैसे आया, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे आया, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्होंने कैसे फॉरेस्ट को क्लियर किया, अपने गांव बसाए, सिटीज़ बसाई, और फिर
धीरे धीरे करके उन्होंने बड़े किंगडम्स भी बसाए। ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्राचीन भारत में रहने वाले निवासी किस तरीके के थे। तो ये सिग्निफिकेंस में आता है कि नहीं, ये पोर्शन इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है कि नहीं। अगर हम किसी किंगडम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, वहाँ की सिटीज़, वहाँ के गाँव, वहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके के थे। तो ये जानने के लिए हमें एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। अब जो सिविलाइजेशन की बात होती है और सिविलाइज्ड लोगों की बात होती है, तो लोगों को तब तक सिविलाइज नहीं माना जाता तब तक जब तक वो लिखना नहीं जानते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी सिविलाइजेशन का। वैसे तो सिविलाइजेशन के कई सारे फीचर्स होते हैं, उनमें 8 जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो है महत्वपूर्ण राइटिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग लिखना जानते हैं उनको सिविलाइज माना जाता है। एक एस्पेक्ट है, ये सिर्फ लिखना जानना ही सिविलाइज नहीं है, लेकिन लिखना जानना इंपॉर्टेंट है सिविलाइज होने के लिए। एक सिविलाइजेशन के की फीचर्स में से ये आता है। उसके अलावा जॉब स्पेशलाइजेशंस की अलग अलग तरीके की जॉब्स, अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस अपना रखे हैं। कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई रूल करता है। तो इस तरीके के अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं जॉब्स में, प्रोफेशंस में। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स रिलीजन्स, जो अलग अलग तरीके के रिलीजन्स को, एक भी रिलीजन हो सकता है एक सिविलाइजेशन में, मल्टीपल रिलीजन्स भी हो सकते हैं, उनके अलग अलग तरीके के ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरीके से उनके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो रिलीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रोफेशन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, सोशल क्लास भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है किसी भी सिविलाइजेशन का, कि वहाँ पे अलग अलग तरीके की सोशल क्लासेस बनी हुई हैं। सोशल क्लासेस या क्लास डिवीजन वहाँ पे हो रखे हैं, अलग अलग तरीके से समाज का ढांचा बटा हुआ है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो ऑर्गेनाइज सिस्टम यानी पॉलिटिकल ढांचा भी वहाँ पे होना चाहिए एक सिविलाइजेशन का, कि एक सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हो, किसी भी तरीके की व्यवस्था हो, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर पे ही क्यों ना हो वो, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए। सिटीज़ होनी चाहिए, विलेजेस होने चाहिए, आर्ट आर्किटेक्चर होना चाहिए, उसके अलावा पब्लिक वर्क्स होने चाहिए, मतलब डेवलपमेंट वर्क, पब्लिक वर्क, इस तमाम तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तभी जाके वो एक जो कल्चर है वो सिविलाइजेशन में जाके तब्दील होता है। कल्चर में ये सारे फीचर्स होना ज़रूरी नहीं है। कल्चर में लोग सेटल होकर एक जगह रह रहे हैं, अलग अलग तरीके के कल्ट ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे कोई ना राजा की ज़रूरत है, ना वहाँ राइटिंग की ज़रूरत है। बेसिकली वो लोग जो हैं अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, बेसिक लाइफ जी रहे हैं वो वहाँ पे। उनको किसी भी तरीके के कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जो हैं वो कल्चर्स में तो काउंट होते हैं, लेकिन वो सिविलाइजेशन में काउंट नहीं होते। इसीलिए भारत का जो पहला सिविलाइजेशन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है। अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से पहला जो सिविलाइजेशन था वो कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, या हिंदी में कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सभी एक ही सभ्यता के नाम। तो वो सभ्यता थी जिसमें ये सारे जो हैं फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। उससे पहले बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स थे भारत में, लेकिन उनको सिविलाइजेशन के तौर पे नहीं जाना जाता है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो सिविलाइज तब माने जाते हैं लोग जब वो लिखना जानते हों। भारत में जो सबसे पहले लिखित स्क्रिप्ट मिलती है वो मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की। हालांकि उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, उसको कोई पढ़ नहीं पाया है कि वो लोग जो हैं किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते थे, किस तरह से चीज़ों को लिखते थे, उनका कोई मीनिंग निकलता भी है या नहीं निकलता है। लेकिन वो लिखते थे, ये बात है कि उनके कुछ ना कुछ हमें चिन्स मिले हैं, स्क्रिप्ट मिली है, बस उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है उसे प्रोटो हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था रिसेंटली, जब हमने ये वाला वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि वो जो स्क्रिप्ट है उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए उसे प्रोटो हिस्ट्री में काउंट किया जाता है। प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जिसमें स्क्रिप्ट मिलती तो है लेकिन उसे ऐतिहासिक तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, इतिहास लेखन में उसका काम नहीं लिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो आज के समय आपके यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, तमाम तरीके की बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो प्राचीन भाषाओं से ही निकली हैं। चाहे आपकी हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये जो तमाम भाषाएं हैं ये प्राचीन भाषाओं से ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। अलग अलग इनके रूट्स निकल गए और फिर उनमें कई सारी विभिन्नताएं भी आ गई, लेकिन ये प्राचीन भाषाओं से ही डेवलप हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारी हजारों सालों का समय इनको लग गया आज की भाषाओं में बदलने में। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके लैंग्वेज ग्रुप बने हुए हैं जिसमें एक इंडो आर्यन ग्रुप्स का लैंग्वेज फैमिली है, एक द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस हैं, एक तिब्बतो बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेज में हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी,
उर्दू, ये भाषाएं आती हैं जो आपके नॉर्थ बेल्ट में मिलती हैं। द्रविडियन फैमिली की जो भाषाएं हैं जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती हैं वो हैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये चारों भाषाएं आप जानते होंगे अच्छे से, है ना। तो ये भाषाएं जो हैं द्रविडियन फैमिली की भाषाएं हैं। उसके अलावा तिब्बतो बर्मन फैमिली की जो भाषाएं हैं वो हैं मणिपुरी, मैतेई और हिमालयी। ये जो भाषाएं हैं ये तिब्बतो बर्मन फैमिलीज की भाषाएं हैं। तो इनमें फिर भी ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड है, कहीं ना कहीं ये जो भाषाएं हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक दूसरे से भी इन्फ्लुएंस हुई। इनकी टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे शब्द द्रविडियन फैमिली की भाषाओं में भी मिल जाएंगे जो कि इंडो आर्यन के थे, कुछ ऐसे शब्द जो कि द्रविडियन फैमिली के थे वो इंडो आर्यन में भी मिल जाएंगे, और कुछ शब्द ऐसा ही यहाँ पे होगा वाइस वर्सा कि तिब्बतो बर्मन फैमिलीज की भाषाओं के जो शब्द हैं वो द्रविडियन फैमिलीज में मिलेंगे और द्रविडियन फैमिली के तिब्बतो बर्मन फैमिलीज में मिल जाएंगे। और उसके बाद इन भाषाओं से जो भाषाएं निकली वो ये हैं, आपको पता है। इंडो आर्यन लैंग्वेज में संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा थी, आपको पता होगा, जो कि नॉर्थ बेल्ट में एक लंबे समय तक कोर्ट लैंग्वेज भी रही अलग अलग किंगडम्स के समय पे, स्पेशली गुप्ता किंगडम और इन किंगडम्स के समय पे। उसके अलावा आपकी पाली प्राकृत भाषाएं भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जो प्राचीन समय पे बोली जाती थी। उनके ऊपर अशोक के समय पे, चंद्रगुप्त के समय पे, मौर्य किंगडम और इन समय पे सामान्य बोलचाल की भाषाओं में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था और उनको कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता था। द्रविडियन फैमिली की जो तमिल भाषा है ये सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक थी। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ भाषाएं थी, तो इनकी अभी हम बात भी करेंगे। तो अगर आप देखें भारत की ज्योग्राफी को और उसके डाइवर्सिटी को भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के आधार पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भाषा के आधार पे बहुत सारी विविधता है। अब आप देखिए ये विविधता कि यहाँ पे नॉर्थ बेल्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं ये आपको इंडो आर्यन बेल्ट की और इंडो आर्यन फैमिली की भाषाएं नजर आती हैं, जिसमें हिंदी एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बोली जाती है। और दूसरी भाषाएं भी हैं, उर्दू हुई, मराठी हुई, गुजराती हुई, राजस्थान में अलग अलग डायलेक्ट की अलग अलग बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये जो भाषाएं हैं ये सभी जो हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पाकिस्तान की साइड अगर आप जा देखेंगे और यहाँ पे ईरान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, और ये वाला जो क्षेत्र नजर आता है यहाँ पे ईरानियन डायलेक्ट की भाषाएं भी नजर आती हैं जो कि इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस कहा जाता है उनको, तो वो भाषाएं बोली जाती हैं। फिर उसके अलावा द्रविडियन लैंग्वेजेस आपको कहाँ नजर आएंगी? दक्षिण भारत में, जहाँ पे कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस ये जो हैं ये वही हैं, यहाँ पे बोली जाती हैं। इस टाइम में तिब्बतो बर्मन की बात कर लेते हैं पहले। तिब्बतो बर्मन फैमिली की अभी मैंने बात करी थी, तो तिब्बतो बर्मन जो है हिमालयन वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बोली जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप्स जो भारत के मुंडा ट्राइब्स और ये जो ग्रुप्स थे ये यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट साउथ ईस्ट वाले क्षेत्र में बोली जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ अनक्लासिफाइड ग्रुप्स भी हैं, लैंग्वेज आइसोलेटेड ग्रुप्स भी हैं, वो भी यहाँ पे भाषाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये, और एक है नुशरानी लैंग्वेजेस की जो फैमिली है। हालांकि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की जब हम बात करेंगे तो उस समय इन सभी भाषाओं की हम बात करेंगे। और कुछ जो आयरलैंड्स हैं जिसमें कुछ ट्राइबल्स अभी भी रहते हैं, जो अनटच ट्राइबल्स हैं, जैसे कि सेंटिनलीज ग्रुप हुआ आपका अंडमान निकोबार का, जो सेंटिनल आइलैंड है वहाँ का, तो उनकी जो भाषाएं हैं उनको अभी तक हम सही से समझ भी नहीं पाते हैं। तो वो कुछ अनक्लासिफाइड लैंग्वेजेस भी हैं जो कि अलग अलग आयरलैंड्स और जो वहाँ पे रहने वाले निवासियों के द्वारा बोली जाती हैं, जो कि अभी तक अनटच्ड हैं और अभी तक उनको डिकोड नहीं किया जा सका है, हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रही हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। इसकी बात करेंगे, भारत के नामांकन की बात करेंगे कि भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, आर्यवर्त एक नाम था, वो कौन से हिस्से का नाम था, पूरे भारत का था या कुछ क्षेत्र का नाम था। उसके अलावा जम्बू द्वीप क्या था, इंडिया कैसे नाम पड़ा, हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, इन तमाम नामों की भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। भारत में बहुत तरीके की रेसेस और बहुत तरीके की ट्राइबल्स इंटरमेक्ड हो गई अर्ली पीरियड में ही। बहुत सारे यहाँ पे लोग आए बाहर से, जिनमें से बहुत से लोग तो यहीं पे आके सेटल ही हो गए। जैसे प्री आर्यंस जो हैं वो यहाँ पे रहते थे, जैसे आप जानते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो यहाँ पे रह रहे थे। तकरीबन उनका इतिहास हम पढ़ते हैं 3000 बीसी के आसपास से 1500 बीसी के बीच में। तो प्री आर्यंस, उसके बाद इंडो आर्यंस। अब आर्यंस बाहर से आए या नहीं ये एक डिबेटेबल विषय है, लेकिन सामान्य तौर पे यही माना जाता है कि आर्यंस जो है वो माइग्रेट करके भारत में आए, स्टेपीज से आए, ठीक है। हालांकि मॉडर्न टाइम में कई लोग जो हैं इस चीज़ को एक
अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें हैं उनमें मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है कि आर्यंस जो हैं वो स्टेपिज से आए, ठीक। प्री आर्यंस हुए, इंडो आर्यंस हुए, ग्रीक्स हुए, ये लोग जब आए भारत में, उसके बाद सीथियंस हुए, उसके बाद हुन हुए, कुषाण हुए, तुर्क हुए, ये सभी लोग भारत में आए और इन्होंने यहीं अपना घर बना लिया और यहीं के होके रह गए। तो जिनको उस समय पे विदेशी आक्रमणकारी माना जाता था, आक्रांता माना जाता था, इन्वेडर माना जाता था, वो भारत में आके यहीं के हो गए। वो यहाँ के रिसोर्सेज को लेके कहीं वापस नहीं गए। कुछ लोग गए, कुछ लोग वापस भी गए। जैसे आपको पता है कि जैसे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने भारत पे अटैक किए, इन्वेजन किए और वो लूट खसोट करके वापस चले जाते थे। लेकिन बहुत से ऐसे थे जो कि यहीं पे आए और यहीं पे रह के सेटल हो गए। उन्होंने यहीं पे अपने किंगडम्स चलाए, अपने साम्राज्य चलाए और उसके बाद वो यहीं सेटल हो गए। उनके वंशज आज भी भारत में हैं, जो कि बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, दूसरी क्लासेस के साथ मिक्स हो गए। तो ये जो एथनिक ग्रुप थे अलग-अलग समय पे जो आए और बहुत सारी वेव्स आई अलग-अलग समय पे। आर्यंस की बहुत सारी वेव्स आई, उसके बाद ग्रीक्स आए। ये आर्यंस जो हैं भारत के नॉर्थर्न बेल्ट में सेटल हो गए, उसके बाद ग्रीक्स लोग भी आए। आपको पता होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पे अटैक किया था, सिकंदर जिसे कहा जाता है उसने अटैक किया था। उसके बाद में जिनको यवन कहा जाता है ग्रीक्स, उन्होंने अटैक किया और भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कुछ हिस्सों के ऊपर रूल किया। फिर सीथियंस आए, उन्होंने ग्रीक्स को रिप्लेस किया, सीथियंस वहाँ रहने लगे। लेकिन ग्रीक्स जो हैं उनके वंशज वहीं पे थे, उनके साम्राज्य उनके हाथों से चले गए थे लेकिन लोग उनके वहाँ पे थे। सीथियंस आए और सीथियंस यहाँ के रह होके रह गए। हुन्स आए, हुनों के आक्रमण हुए भारत में और कुछ हुन्स यहाँ पे रह गए, कुछ यहाँ से चले गए। टर्क्स आए आगे चल के, आपको पता है। अफ़गानी आए, उनका भी आपको पता है। तो वो लोग जो आए, अरब भी आए, कुछ अरब यहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ क्षेत्र पे रूल किया। तो टर्क्स वगैरह ये सब लोग यहीं पे आके सेटल हो गए। इन सभी का कहीं न कहीं भारत में, कहीं हर फील्ड में कुछ ना कुछ योगदान तो रहा। चाहे आप किसी की भी बात करें, वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, अपना ट्रेडिशन लेके आए, अपना आर्ट, आर्किटेक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी साथ में लेके आए, जिसकी वजह से भारत में जब वो आए, तो भारत में भी उन्होंने वो सारे डेवलपमेंट वर्क किए, अपने-अपने साम्राज्यों में किए। तो लैंग्वेज भी लेके आए, लिटरेचर भी लेके आए, आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी भी लेके आए, अपना सोशल स्ट्रक्चर भी लेके आए, जिसकी वजह से आज जो आप अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, किसी भी फील्ड का, टेक्नोलॉजी का, अब तो देखिए ग्लोबलाइज़ेशन बहुत सारा हो गया है, लेकिन पहले के समय पे भी एक तरीके का ये एक आप कह सकते हैं प्रोटो ग्लोबलाइजेशन था, जिसमें दुनिया भर के लोग जो हैं आ तो रहे थे रूल करने के लिए, कंट्रोल के करने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, लेकिन वो कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस सोसाइटी में भी जहाँ पे वो जा रहे थे। तो पर्पज़ कुछ भी रहा हो, चाहे रूल करने का रहा हो, चाहे उसको कंट्रोल करने का हो, चाहे रिसोर्सेज का हो, लेकिन अपने साथ जो चीज़ें लेके आए और वो जब यहीं पे रह गए, तो उन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। अब ब्रिटिशर्स की तरह नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स जब जस्ट आए थे, आप सोचिए, तो ब्रिटिशर्स ने तो भारत से सब कुछ कच्चा जो माल था, यहाँ का जो रिसोर्स था, उनको एक्सप्लॉइट किया और वो अपने साथ वहाँ लेके चले गए और अपनी इकोनॉमी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, भारत की इकोनॉमी को उन्होंने कमज़ोर किया। लेकिन ये लोग जब आए थे पहले वाले, तो ये तो यहीं के रह गए, ठीक है? तो ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। तो कई बार ये बात समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का, कि कई बार हम कह देते हैं कि आप, कोई भी कह देता है कि हम तो मूल निवासी हैं, आप बाहर से आए, आप तो बाहरी हैं। लेकिन वो बाहरी जो लोग आज के समय रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं और इतने हज़ारों सालों से रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी किया है। चाहे वो एक समय के आक्रांता रहे हों, लेकिन उसके बाद तो वो यहीं के रह गए, वो यहाँ के रिसोर्सेज़ को कहीं लेके तो नहीं गए अपने साथ, कि अपने देश में जाके लेके गए हों। ठीक है, उस समय एक कल्चर था, नोमैडिक कल्चर भी रहे ही हैं, उससे पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते ही थे रिसोर्सेज़ के लिए, कंट्रोल के लिए। तो वो चीज़ें तो दुनिया भर में ही हुई हैं। इसकी वजह से किसी को ये कह देना कि आप तो बाद में आए, हम पहले आए, ये कोई डिबेट जो है, इसका कोई अंत नहीं है। ये अंतहीन है बात। तो ये कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, इससे आप जो है उस यूनिटी को कहीं न कहीं, जो भी आदमी इस तरीके की बात करता है, वो इस यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, उस हार्मनी को डिस्टर्ब करता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर भी होगी। भारत में इतने तरीके के कल्चर्स हैं, आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएँगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी सिमिलर दिख जाएँगी और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस भी नज़र आ जाएँगे। रिलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको हिंदुइज़्म मिल जाएगा। एक मेजर रिलीजन भी है भारत का ऑब्वियसली, लेकिन आपको नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको हिंदुइज़्म मिल जाएगा, कहीं पे माइनॉरिटी में तो कहीं मेजॉरिटी में। ऐसे ही इस्लाम भी आपको नॉर्थ से लेके साउथ तक मिल जाएगा। ऐसे ही आपको क्रिश्चियनिटी के भी कुछ लोग हर जगह मिल जाएँगे। ऐसे ही कुछ
जो लोग हैं वो हर जगह पे बसे हुए हैं भारत के, और उनका कारण क्या है कि वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को कहीं ना कहीं अपनाया भी है। चाहे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाके देखें, चाहे नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें, आपको कुछ डिफरेंस मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेंगी। अगर हम बात करें आर्यन एलिमेंट्स की, जो वैदिक कल्चर को मानने वाले लोग थे उनको आर्यन कहा जाता है। तो उनका जो रिलीजन था उसे वैदिक रिलीजन कह दीजिए, या पुराणिक कल्चर कह लीजिए, या ब्राह्मणिकन रिलीजन कह दीजिए, या सनातन रिलीजन कह दीजिए, हिंदुइज्म कह दीजिए। वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग डायरेक्शन में वो भी बहुत ग्रो हुआ है, बहुत डेवलप हुआ है। आज का हिंदुइज्म अगर आप देखेंगे तो आप वैदिक कल्चर के रिलीजन से उसे पूरी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। पूरी तरह से वो वैसा का वैसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी बदली हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल्स उसमें बदले हैं। और उस समय की तो बात क्या करें, वैदिक कल्चर की भी अगर हम बात करें तो उसे भी दो चरणों में पढ़ते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। उसमें ही परिवर्तन आ गया था तकरीबन 500-600 सालों में। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आती हैं कि वैदिक और पौराणिक कल्चर का भी जो है प्रभाव प्री आर्यन लोग जो यहाँ पे रह रहे थे उन पे भी पड़ा, और प्री आर्यंस लोग यहाँ पे जो रहते थे उनके ऊपर भी आर्यंस, उनका असर भी आर्यंस के ऊपर पड़ा। तो ये चीज़ आपको नज़र आती है। द्रविडियन लोग जो कि कहते हैं कि अपने आप को एक, ये चलता है, एक डिबेट चलती है और दोनों के बीच में ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है कि जो द्रविडियन स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हम मूल निवासी थे, आर्यंस बाद में आए, ये इन्वेडर्स थे या फिर ये माइग्रेट करके आए, इस तरीके की बातें होती हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जब आई थी उसके बाद से चीज़ें होने लग गई थी। मैक्स मुलर की वो थ्योरी थी जिसमें ये कहा गया कि आर्यंस जो लोग हैं वो स्टेपीज से आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को उन्होंने इन्वेड किया, उनको मारा। तो हालांकि वो थ्योरी जो है उसके ऊपर बिलीव नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरीके के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं कि एक कोई बड़ा वॉरफेयर हुआ हो जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मारा गया हो आर्यंस के द्वारा। माइग्रेशन की जो थ्योरी है कि स्टेपीज से बहुत सारी जो है वेव्स के थ्रू आर्यंस जो हैं भारत में आए थे, इस चीज़ को माना जाता है। तो द्रविडियन और तमिल कल्चर के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आर्यन कल्चर से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। अब आप देखेंगे दक्षिण भारत में आपको हिंदुइज्म मिलता है ना, दक्षिण भारत में आपको बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, पूर्व प्राचीन मंदिर मिलते हैं बड़े बड़े, जो कि हिंदुइज्म के मंदिर हैं। तो बहुत बड़ी विरासत है वो। तो वो भी कहीं ना कहीं एक, आप मानेंगे कि कल्चर और रिलीजन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, तो वो एक दूसरे से प्रभावित तो हुए, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए। उसके अलावा मुंडा, however many Munda, Dravidian and other non-Sanskritic terms occur in Vedic texts ascribed in 1500 to 500 BC। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो वैदिक टेक्स्ट लिखे गए, वैदिक जो चीजें लिखी गई जिसमें आपके वैदिक वेद लिखे गए, सबसे पहले तो 4 ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड का माना जाता है कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में कहीं पे ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। हालांकि उसे रिटर्न में लिखा गया था आगे, बहुत आगे 600 के आसपास लिखा गया है ना, लेकिन वो उस समय एक श्रुति के तौर पे था। उसके बाद बाकी 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये लिखे गए। तो उनमें भी आपको कुछ ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं जो कि द्रविडियन कल्चर और मुंडा कल्चर और मुंडा लैंग्वेज और द्रविडियन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं, उनके टर्म्स हैं। तो उस तरीके के टर्म्स उसमें भी मिल जाते हैं। इससे एक आइडिया आपको इंडिकेट होता है कि उस समय का जो आइडियाज थे, इंस्टीट्यूशंस थे, प्रोडक्शंस थे, और जो पेनिनसुलर इंडिया में रहने वाले लोग थे और जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग थे वो एक दूसरे से प्रभावित थे और एक दूसरे के कहीं ना कहीं संबंध में थे, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में थे। वैसे ही अगर आप देखेंगे पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, इन भाषाओं में भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी नजर आएंगी जो कि संगम लिटरेचर के शब्द हैं, संगम लिटरेचर में भी लिखी गई, वाइस वर्सा, दोनों के ऊपर आपको प्रभाव नजर आएगा कि पाली भाषा और संस्कृत भाषा जो कि संगम लिटरेचर के समकालीन थी। संगम लिटरेचर आपको पता है तमिल भाषा और जो द्रविडियन भाषा है उनमें लिखा गया, और पाली भाषा में आपको पता है कि पाली प्राकृत भाषाओं में आप सम्राट अशोक के समय की बात कर लें, उस दौर में लिखे गए थे बहुत सारे जो हैं अभिलेख लिखे गए, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, और सामान्य बोलचाल की भाषा भी थी। संस्कृत भाषा जो है ये गुप्ता वंश के समय पे जब था काफी इसको प्रोटोनेज दिया गया। उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत तक इसका बहुत प्रभाव रहा। सुदूर दक्षिण को अगर बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत का जो मेन दक्षिण है जिसमें आप मेनली तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं, उसको छोड़ दें तो संस्कृत का प्रभाव पूरे देश के ऊपर था। कुछ ईस्ट के हिस्से को छोड़ दिया जाए, और उसी के अलावा अगर ईस्ट के हिस्से की जिसको हम छोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो ईस्टर्न रीजन जो था उसमें प्री आर्यन ट्राइब्स जो रह रही थी, यहाँ पे मुंडा ट्राइब्स और वगैरह,
इनकी भाषाएं जो थी वो मुंडा और कोलारियन लैंग्वेजेस ये लोग बोलते थे। तो इनके ऊपर भी आपको प्रभाव नजर देखने को मिलता है कि प्री आर्यंस पे भी इनका प्रभाव पड़ा, ये इनका प्रभाव आर्यंस पे भी पड़ा और आर्यंस का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा। तो ये चीज जो है मैं बार बार आपको रिपीट ना कराऊं, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि द्रविडियन लैंग्वेजेस हों, चाहे मुंडा लैंग्वेजेस हों, चाहे वो आर्यन लैंग्वेज हों जैसे संस्कृत पाली वगैरह, इनका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ा है। सभी तरीके के भाषाई ग्रुपों का, संगठनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ा है। और आज अगर आप सभी भाषाओं को देखते हैं, जो कि इनमें से निकल के बहुत सारी भाषाएं बन गई, अब तो सैकड़ों हजारों की संख्या में भाषाएं हैं भारत में, तो उनके फोनेटिक्स की बात करें, उनकी वोकेबलरी की बात करें, तो वो आपको मिक्स नजर आएंगी। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो उस फैमिली का आपको नजर आएगा ही कि द्रविडियन ओरिजिन की कोई भाषा है तो वो द्रविडियन ओरिजिन की रहेगी, उसमें मूलभूत ढांचा और ग्रामर और उसका जो वोकेबलरी है वो द्रविडियन फैमिली की ही होगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको वैदिक लैंग्वेजेस यानी आर्यन लैंग्वेजेस का भी प्रभाव नजर आएगा, आपको मुंडा लैंग्वेजेस का भी प्रभाव नजर आएगा। ये चीज़ आपको नजर आती है कि उससे इन्फ्लुएंस हुई हैं सारी भाषाएं भी एक दूसरे से, जिसकी वजह से ये जो यूनिटी है, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक यूनिटी आपको मजबूत होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम एक चीज़ और पढ़ते हैं कि भारत जो है वो बहुत सारे रिलीजन्स की भूमि रही है, बहुत सारे धर्मों की भूमि रही है। धर्म वैसे एक बहुत बड़ा शब्द है, धर्म का मतलब बहुत अलग अलग होता है। मैंने धर्म और रिलीजन के अंदर आपको जो अंतर बताया था एक सेपरेट वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था। तो आप बेसिकली रिलीजन मानिए, बहुत सारे रिलीजन भारत में रहे हैं, जिसमें आप वैदिक रिलीजन की बात करें जैसे ब्राह्मणिज्म या हिंदुइज्म या सनातनिज्म कहा जाता है, जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करें, ये तो प्राचीनतम रिलीजन थे भारत के, जो कि भारत में फॉलो किए जाते थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का जो रिलीजन है उसका कोई नाम नहीं, लेकिन वहाँ पे भी अपने तरीके का कल्ट था, अपने तरीके का रिलीजन था, जिसके बारे में हमें कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं मिलते और कोई डिफाइन चीज़ें नहीं मिलती, बस उसका एक आकलन करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से ही उसकी हम पुष्टि करते हैं कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे होती होगी। ठीक है, उसकी हम कभी सेपरेटली भी बात करेंगे। वैसे इन रिलीजन्स को तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इन रिलीजन्स के बारे में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, इनके फिलोसॉफिकल एंगल्स को भी, इनके ट्रेडिशन रिचुअल्स को भी पढ़ चुके हैं, किस तरह से ओरिजिन हुआ, किस तरह से एक्सपेंशन हुआ, वो सब चीज़ें आप जानते हैं। उसके अलावा भी एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे और भी सेक्ट थे, कई तरीके के संप्रदाय आए और कई विलुप्त हो गए, जैसे आजीवक संप्रदाय हुआ और बहुत सारे ऐसे आए। तो उन सभी का आपस में बहुत सारा मतभेद होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनमें इंटरलिंक्ड आपको मिलता है। चाहे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म की बात कर लें, जैनिज्म बुद्धिज्म में भी सिमिलरिटीज़ हैं कुछ ना कुछ, बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, अंतर भी हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें मूलभूत जो हैं फिलोसॉफिकल एंगल से देखेंगे तो सभी रिलीजन कहा जाता है ना कि सेम बातें ही करते हैं, ऑलमोस्ट नैतिकता के आधार पे तो सेम ही चीज़ें करते हैं, तो वो इंटरलिंक मिलेंगे। कल्चरली फेस्टिवल्स की बात कर लें और कल्चर्स की बात करें, कुछ ट्रेडिशंस की बात करें, तो वो भी उनमें बहुत सारे सिमिलर मिलेंगे। हालांकि कुछ रिलीजन ऐसे हैं जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म रिचुअलिज्म के खिलाफ थे बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे कर्म कांडों के वो खिलाफ थे, तो वो हिंदुइज्म से कुछ सेपरेट नजर आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सिमिलर भी नजर आएंगे, कुछ फिलोसॉफिकल एंगल्स में भी सेम नजर आएंगे। तो ये चीज़ आपको नजर आती है। भारत में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी सोशल कस्टम्स होने के बावजूद भी आपको एक ढांचा ऐसा नजर आता है जिसमें आपको ये नजर आता है कि एक कहीं ना कहीं इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बाद में भी एक यूनिटी है। अगर आप रिलीजन्स की बात करें तो ये सभी रिलीजन्स वैसे मैं सेपरेटली आपको पढ़ा चुका हूँ। भारत में आज के समय बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें मेजर रिलीजन्स ये हैं। हिंदुइज्म जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, मेजर रिलीजन है। दूसरे नंबर पर इस्लाम है, जो कि आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में तो दिखेगा ही, लेकिन भारत के हर एक हिस्से में आपको इस्लाम नजर आ जाएगा। सब जगह वो लोग हैं जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म यहाँ पे मेजोरिटी में है, लेकिन इस्लाम भी है और बाकी रिलीजन भी है। क्रिश्चियनिटी तकरीबन 2.3% लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, जो ट्राइबल लोग थे जिनका कन्वर्जन हुआ मेनली क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, वो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं ज़्यादातर इंडिया में। सिखिज्म की बात करें तो भारत में मेनली पंजाब रीजन में फॉलो किया जाता है सिखिज्म। बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म जो है आपको यहाँ पे तिब्बतियन रीजन में आपको नजर आएगा, बुद्धिज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसका ओरिजिन भी आपको पता है कि भारत और नेपाल में ही हुआ। गौतम बुद्धा का जन्म तो नेपाल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षाएं जो है शुरुआती समय में वो भारत में दी, सारनाथ में दी, गया में उनको, जो कि बिहार में है, वहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिला यानी निर्वाणा मिला। उसके अलावा जैनिज्म भी है। जैनिज्म अब बहुत ही माइनॉरिटी वाला रिलीजन है, कम फॉलो किया जाता है, लेकिन वो भी भारत में ही ओरिजिन हुआ।
उसके अलावा डोंगी पोलो रिलीजन, अरुणाचल वाले क्षेत्रों का ये रिलीजन जो है, इसे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा सारनीज़म रिलीजन और इस तरीके के बहुत सारे रिलीजन हैं जो भारत में फॉलो किए जाते हैं। तो इतने तरीके के रिलीजन हैं भारत में, इतनी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक देश तो है ही, एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे चल तो रहा ही है। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके लिए कहा जाता था, स्पेशली वेस्ट का एक एजेंडा था, प्रोपोगेंडा था, कहा जाता था कि भाई इसका बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। बाल्कनाइजेशन यानी कि टूट जाएगा भारत, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हमने तो कंट्रोल कर लिया अपने डंके की चोट पे, लेकिन ये देश एक नहीं रहेगा, इसमें कई बंटवारे हो जाएंगे। हालांकि भारत आज़ादी के साथ ही एक बंटवारा तो हुआ था, पाकिस्तान एक अलग देश बना था। ब्रिटिश इंडिया जब टूटा तो दो हिस्सों में बना, एक तो भारत हमारा इंडिया और एक पाकिस्तान बना, वो रिलीजन के आधार पे बना। लेकिन उसके बाद कोई डिवीज़न नहीं हुआ। भाषा के आधार पे अलग स्टेट्स वगैरह बनाने की डिमांड हुई और कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप अलग अलग जगहों पे आपको नज़र आते हैं, नागालैंड जैसी जगहों पे, कुछ कश्मीर में नज़र आते, कभी तमिलनाडु में, ऐसी तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन भारत अभी भी यूनाइटेड है, जुड़ा हुआ है, इतनी सारी विविधताओं होने के बावजूद भी। तो इसके भी तो कुछ कारण होंगे, क्या कारण है वो? तो उसको आप समझेंगे तो आपको अपने इतिहास को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इतिहास जानने के पीछे के पर्पज़ का, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमारी यूनिटी को भी हमें समझने के लिए हमारे पास को समझना पड़ेगा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है, जिसके ओरिजिन की जियोग्राफिकल ओरिजिन की भी हम बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जियोग्राफिकल सेटिंग्स में। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो एक बड़ी जियोग्राफिकल यूनिट है। आपको पता है इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, ये सभी देश आते हैं, 5 देश आते हैं। इतना बड़ा आपका बर्मा नहीं आता, 5 देश आते हैं इसमें, और वैसे इसका एक बड़ा रीजन मान सकते हैं। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट अस्तित्व में जब आया था, जब गोंडवाना लैंड टूटा और उसके बाद 40 मिलियन ईयर के आसपास, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है एक बहुत ही वेल डिफाइंड एक आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल यूनिट है, जो अपने आप में ये कंट्रीब्यूट करता है। जियोग्राफिकल यूनिटी जो है इसकी, कि आपको ऊपर हिमालय नजर आएंगे नॉर्थ में, दक्षिण में आपको समुद्र नजर आएगा, एक तरफ आपको वो नजर आएगा हिमालयन रेंज, आपको नॉर्थ ईस्ट तक नजर आएगी, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाती हुई नजर आएगी। दो तरफ समुद्र, 3 तरफ समुद्र आपको नजर आएंगे। तो ये, और उसके अलावा गंगेटिक प्लेन्स हुए, उसके अलावा इंडस वैली जो है, इंडस रिवर जो है जहाँ पे इंडस वैली बनती है, वो ये सभी जो चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं कहीं ना कहीं इस एंटिटी को, इस जियोग्राफिकल एंटिटी को एकजुट रखने में। भले ही आज के समय पॉलिटिकल एंटिटी कितनी ही बन गई हो, पाकिस्तान बन गया हो, बांग्लादेश बन गया हो, नेपाल, भूटान हो, लेकिन इन सभी देशों में भी आपको कहीं ना कहीं कल्चरल इंटीग्रेशन नजर आएगा। पाकिस्तान के लोग, चलिए पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कल्चरल जो इंटीग्रेशन है वो तो सबसे क्लोज ही है। बांग्लादेश के साथ भी क्लोज ही है। वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में आप देखेंगे कल्चरल समानताएं बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। वहाँ पे भी उसी तरीके के लोग हैं, वही हिंदू मुस्लिम हैं वहाँ पे भी, और वही फेस्टिवल्स, वही जो है ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हैं, उसी तरीके का जीवन वो जीते हैं, वही उनका खान पान है, वही उनकी भाषाएं हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो है क्यों हुई, ये कल्चरल इंटीग्रेशन क्यों हुआ इतना, इसका कारण है जियोग्राफी। तो जियोग्राफिकल सेटिंग्स जो हैं यहाँ की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, वो अपने आप में इतनी डिफाइन है और इस तरह से वो बनी हुई हैं कि लोग आपस में ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले लोग आपस में जुड़ेंगे तो सही, वो ट्रेड के लिए भी जुड़ेंगे, रिसोर्सेज के लिए भी जुड़ेंगे, एक दूसरे से जॉब्स के लिए, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उनके बीच में कल्चरल इंटीग्रेशन अपने आप हो जाता है। तो इस तरीके की ज्योग्राफी है जिसकी वजह से आपको नजर आता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल में बहुत ज़्यादा समानताएं नजर आती हैं। बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे कल्चर्स होने के बावजूद, बहुत सारी कम्युनिटीज, क्लास डिवीजन, रिलीजन, ये सभी चीज़ें होने के बावजूद भी इनमें कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ सिमिलरिटी नजर आएगा, समानता कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी। ये समानताएं आप देखें, चाहे जनपद के पीरियड से देख लीजिए, जनपद के समय पे जब पॉलिटिकल एंटिटीज का बनना शुरू हुआ था भारत में, पॉलिटिकल एंटिटीज माना जाता है कि उस समय पे शुरू हुई जनपद। आप लेटर वैदिक पीरियड में जनपद वगैरह बनने शुरू हुए, फिर महाजनपद पीरियड आया। महाजनपद पीरियड हम आगे पढ़ेंगे भी, कि जिसमें 16 महाजनपद थे भारत में, इनकी संख्या 16 थी। आपको यहाँ तक नजर आएंगे, असमाक तक, साउथ में आपको महाजनपद नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये जो 16 महाजनपद वाला जो क्षेत्र है, इसी को आर्यावर्त कहा जाता है। काफी बड़ा हिस्सा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का
इतना बड़ा हिस्सा है जिसमें गांधार, कौशला, पंचाल, कुरु, मल्या, अंग, मगध ये सभी जो हैं क्षेत्र नजर आते हैं, सभी महाजनपद थे। तो इस समय पे भी आपको नजर आता है कि ये जो जनपद बने और महाजनपद बने, ये अलग अलग वंशों के नाम पे बने, अलग अलग ट्राइब्स के नाम पे बने। जैसे कुरु जो है, कुरु एक महाभारत में भी आप सुनते हैं इसको, कुरु वंश के नाम पे कुरु जनपद का नाम था। कुरुक्षेत्र नाम पड़ा आगे, देखिए कुरुक्षेत्र वॉर जो हुआ महाभारत में, जिसकी महाभारत एपिक में जिक्र किया जाता है, तो वो कुरु जो है वो किसके नाम पे था? राजा कुरु के नाम पे था। राजा भरत के नाम पे भरत वंश भी कहा जाता था, और इस पूरे देश का नाम भरत पड़ा राजा भरत की वजह से, कि राजा भरत जिनका जिक्र आपको पुराण वेदिक्स में भी मिलता है, वेदों में भी मिलता है, ऋग्वेद वगैरह में मिलता है, महाभारत में मिलता है। उनके लिए कहा जाता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने पूरे इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया था, हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्रों तक रूल किया था, इसलिए उनके नाम पे पूरे देश का नाम ही भारतवर्ष पड़ा। तो इस तरीके की चीजें जो हुई, क्यों? क्योंकि छेदी के नाम पे छेदी वंश पड़ा, अलग अलग राजाओं के नाम पे ये जो है इनके नाम पड़ गए। ठीक है, कंट्री का नाम अभी इस पे ही बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। आर्यावर्त, आर्यावर्त जो नाम है, कहा तो जाता है कि देखिए भारत का प्राचीन नाम था, लेकिन पूरे भारत का प्राचीन नाम नहीं था। दक्षिण भारत में आर्यन लोग रहते ही नहीं थे, तो आर्यावर्त उसका क्यों होगा? वहां तो द्रविडियन लोग रहते थे। तो जहां जहां पे आर्यन लोग रहे उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। और ये जो 16 महाजनपद जो क्षेत्र आपको नजर आते हैं, यहाँ पे आर्यंस लोग रहते थे, आर्यन कल्चर के लोग रहते थे, वैदिक रिलीजन को मानते थे, उनमें एथनिकल सिमिलरिटीज थी, उनकी भाषा के आधार पे उनमें एकता थी, कहीं ना कहीं उनके रिलीजन के आधार पे थी, उनका कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ बहुत हद तक सिमिलर था। कुछ कुछ विषमताएं तो सब जगह मिलती ही हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें सेम थी। तो वो आर्यन एक जो रेस मान सकते हैं आप उसे, एक कई बार आर्यंस को एक रेस भी बोल देते हैं, इसको एक ग्रुप भी मान दिया जाता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी मान लिया जाता है, जो भी आप माने इसे। तो ये लोग जो हैं, वैसे मेनली लिंग्विस्टिक ग्रुप के ज्यादा सपोर्ट किया जाता है कि लिंग्विस्टिक ग्रुप इसे माना जाए। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप भी माने तो ये जो क्षेत्र में रहते थे, ये वाला जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये था आर्यावर्त। ठीक है, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा था। नॉर्थ में ये गांधार तक था, आज के समय अफगानिस्तान में पड़ता है गांधार, वहां तक था ये, पाकिस्तान वाला हिस्सा भी इसके अंडर था। और यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए और दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत का हिस्सा इसमें था, विंध्याचल की रेंज तक था। उसके अलावा भारत का एक नाम है भारत, जो अभी भी है, इंडिया दैट इज भारत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और हम अभी तो डिमांड भी चल रही है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। देखिए, इंडिया नाम है, भारत भी नाम है, दोनों ही नाम है। भारतवर्ष जो नाम है वो पड़ा क्यों? क्योंकि लैंड ऑफ भारता, भारत जो कि भरत नाम के एक राजा थे और उनकी एक ट्राइब थी, उनकी फैमिली के नाम पे इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने कहा कि हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक उन्होंने रूल किया था। ऐसा हमें हमारे वेदों में पता चलता है, ऋग्वेद में, महाभारत में, इसमें पता चलता है कि इतने बड़े सम्राट थे वो, तो इसलिए उन्होंने जहां पे रूल किया वो पूरा भारत बन गया। तो भारतवर्ष जो शब्द है, ये हमें लिखित में कहाँ पता चलता है? पोस्ट गुप्ता संस्कृत टेक्स्ट जो हैं उनमें पता चलता है। बाकी इसका जिक्र जो है हमें ऋग्वेद के समय, महाभारत के समय पे भी पता चलता है। अब ये कहा जाता है कि उस समय दुनिया के 9 डिवीजन माने गए थे, ऋग्वेदिक और एरा में उस समय की दुनिया के 9 डिवीजन हैं, और ये जो दुनिया है इसको जम्बूद्वीप माना गया। और एक द्वीप जो है जम्बूद्वीप था, इसमें से 9 डिवीजन में जम्बूद्वीप के एक भारत भी था। उसके अलावा अगर इन सारे अलग अलग 9 डिविजन्स की बात करें तो उत्तराकुरु, हिरणमाया, रामयाका, केतुमाला, ये कई सारे बहुत सारे नाम थे। तो ये 9 नाम आपको नजर आएंगे, इसमें एक था भारत। तो उस समय के लोग जिस तरह की जियोग्राफी को समझते थे तो इसे पूरे को तो कहते थे जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत, जो कि आज का लगभग भारत आप उसे कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसे भारत उन्होंने कह दिया था। और ये 9th डिवीजन था, बेसिकली दुनिया का 1/9 हिस्सा था। 1/9 भी नहीं कह सकते अगर हम, तो बेसिकली कह सकते हैं कि 9 हिस्सों में दुनिया को बांटा गया, और उसमें से एक हिस्सा भारत था। जो नाम इसका पड़ा वो पड़ा था किसकी वजह से? राजा भरत की वजह से। ठीक है, उसी राजा भरत के वंशज जो थे वो कुरुवंशी थे आगे चल के, और वो कुरुवंशियों में आगे चल के लड़ाई हुई थी महाभारत की कौरवों और पांडवों में। तो कौरव सिर्फ कुरु नहीं थे, कौरव कौरव जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वो धृतराष्ट्र भी, और पांडु जो उनका भाई था, पांडव जिसके बेटे थे, वो सब कुरुवंश से आते थे। तो कुरुवंश की फैमिली ट्री में आपको बताया है मैंने, जब महाभारत आपको पढ़ाया था मैंने, तो उस समय आपको डिस्कस भी किया था। तो कुरुवंश
और कुरु वंश से पहले कौन सा था? भरत वंश। उसे भरत वंश भी कहा जा सकता है, कुरु वंश भी कहा जा सकता है। तो भरत वंशी थे वो, और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भी भारत पड़ा। ठीक है। दुनिया के 9 डिवीजन बनाए थे, उनमें से एक डिवीजन भारत था। ये बात उसमें कही गई। और ये जो टर्म है भारतीय, जो वो लोग जो कि भारत में रहते हैं, ये भी पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट में आपको मिलता है। तो गुप्ता पीरियड में और गुप्ता के बाद संस्कृत भाषा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत कुछ लिखा गया। सारे प्राचीन टेक्सेस को संस्कृत भाषा में पूरी तरह से कंपाइल किया गया। जो श्रुतियाँ थी, अनुश्रुतियाँ थी, जो अलग अलग तरीके की संहिताएं थी, उन सभी को कंपाइल किया गया, लिखा गया रिटन में। उससे पहले श्रुतियाँ ज़्यादा थी, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, चाहे आपकी बाकी स्मृतियाँ हो, ये सभी चीज़ें जो हैं पहले अनुश्रुतियाँ थी। अनुश्रुतियों का मतलब क्या है कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लोग जो हैं वो बोल के, वाचन करके अपनी पीढ़ी को समझाएँगे वो चीज़ें। कि महाभारत मैंने सीखा, मुझे किसी ने बताया, एक ऋषि ने बताया, मान लो मुझे वेदव्यास जी ने बताया, वेदव्यास जी के शिष्य ने बताया, मान लो। तो मैं क्या करूँगा, मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं अगली पीढ़ी को महाभारत समझाऊँ, उनको समझाऊँ, फिर महाभारत वो अगली पीढ़ी जो हो, आने वाली पीढ़ी को समझाए। तो ये श्रुति होती है। इस तरह से चीज़ें चली थी। और ये मैंने आपको बताया था महाभारत के एपिक डेवलपमेंट में भी, कि महाभारत कैसे पहले जया था, फिर भारत बना, फिर महाभारत बना, और 1 लाख श्लोक वाला दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य वो कैसे बना, एक स्टेजेस के थ्रू। शुरुआत में तो उसमें सब लगभग 9,000 श्लोक थे, 8,800 के आसपास श्लोक थे। उसके बाद 24,000 श्लोक बने, और फिर 1 लाख श्लोक बने। कैसे? क्योंकि जब पीढ़ियों में वो अनुश्रुतियाँ, वो जो श्रुति है वो ट्रांसफ़ॉर्म की जाएगी, ट्रांसफ़र जाएगी, एक से अगली पीढ़ी में जाएगी, तो उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आएँगे, कुछ चीज़ें ऐड भी होती जाएँगी। तो इस तरह से महाभारत का डेवलपमेंट हुआ। इसी तरीके से तमाम जो हिंदू टेक्सेस हैं, उनको लिखा गया, स्पेशली गुप्ता पीरियड में लिखा गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको पता चलती हैं। उसके बाद ईरानियन इंस्क्रिप्शंस जो थे, ईरानियन यानी उस समय उनको पर्शियंस कहा जाता था, आज तो हम उन्हें ईरानियन कह देते हैं। ईरानियन इंस्क्रिप्शंस जो हैं, उनमें सिंधु को हिंदू बोला जाता था। वो सह का उच्चारण है करते थे, और सिंधु नदी जो है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं, उसे वो हिंदू कहते थे। तो संस्कृत का जो सिंधु शब्द था, उसे वो क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। तो हिंदू शब्द उस तरह से आया, कौन सी सेंचुरी में? 5th सेंचुरी BCE में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या आया? हिंदू शब्द अस्तित्व में आया। उससे पहले हिंदू शब्द ही नहीं था। पहले जो रिलीजन था, वैदिक रिलीजन, उसे वैदिक रिलीजन ही कहा जाता था। उस समय कोई हिंदू नहीं बोलता था। ठीक है, सनातन रिलीजन, हिंदू रिलीजन, ब्राह्मणिक रिलीजन, जो भी आप उसे नाम दें वो दे सकते हैं। हिंदू बाद में नाम पड़ा। तो बेसिकली जो लोग सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के इधर रहते थे, ईस्ट में रहते थे, उन्हें ईरानियन लोग क्या कहते थे? कि ये तो हिंदू हैं। तो बेसिकली ईरानियन लोगों ने एक नाम दिया जो कि ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड था, किसी भी तरीके के रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं था, किसी भी तरीके के कस्टम्स के आधार पे नहीं था। बेसिकली ये था कि सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोग, इंडस रिवर के इधर रहने वाले लोग हिंदू हैं। तो बेसिकली हिंदू जो शब्द है वो एक टेरिटोरियल यूनिट को बताता है। ये ना किसी रिलीजन को बताता है, ना किसी कम्युनिटी को बताता है। आज के समय हिंदू शब्द का मतलब एक रिलीजन हो गया है। हिंदू मतलब एक बेसिकली एक रिलीजन, एक वे ऑफ लाइफ भी इसे कहा जाता है, कि वे ऑफ लाइफ भी है हिंदुइज्म, फिलोसॉफी के एंगल से देखा जाए तो। तो हिंदू वो लोग थे जो कि सिंधु नदी के ईस्ट में रहते थे, वो सभी लोग, और उस क्षेत्र में रहते थे, वो सब लोग क्या हो गए? हिंदू हो गए, अकॉर्डिंग टू पर्शियंस यानी ईरानियन लोगों ने वो नाम दे दिया। तो बेसिकली ये तो जियोग्राफिकल यूनिट नाम हो गया, जियोग्राफिकल यूनिट का नाम हो गया। तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू हो गया। उस मायने से देखा जाए तो सिंधु नदी के इधर रहने वाला सब लोग हिंदू हो गए, तो वो कहा जा सकता है। इसीलिए कई बार ये होती है कि यहाँ तो सभी हिंदू हैं, तो वो क्योंकि जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से देखा जाए तो सही बात है। लेकिन अगर फिलोसॉफिकल एंगल के हिसाब से देखा जाए या रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से देखा जाए तो सभी हिंदू नहीं है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भारत में रहने वाले लोग बहुत तरीके के रिलीजन्स को मानते हैं। यहाँ पे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सभी रिलीजन पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है और एंशिएंट पोइट्स, फिलोसोफर एंड राइटर्स व्यूड द कंट्री एज ए इंटीग्रल यूनिट। अब क्या है कि भारत की जियोग्राफिकल सेटिंग ही ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल यूनिट्स अलग अलग होने के बावजूद, चाहे 16 महाजनपद हों, चाहे मौर्य डायनेस्टी हो। मौर्य डायनेस्टी के समय भी दक्षिण भारत में आपको पता है चेरा चोला पांड्या हुआ करते थे। फिर गुप्ता वंश के समय पे भी दक्षिण भारत में अलग किंगडम थे। और फिर अगर मेडाइवल पीरियड की बात करें तो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने रूल किया।
तो सभी लोगों ने अलग अलग जगहों पे रूल किया, अलग अलग तरीके के वहाँ पे सिस्टम थे, चाहे टैक्सेशन सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, तमाम तरीके की अलग अलग विविधताओं होने के बावजूद भी भारत के जो कवि थे, ऋषि थे, फिलोसोफर थे, राइटर थे, उन सभी ने इस पूरी एंटिटी को, जो आज की आप जियोग्राफिकल एंटिटी देखते हैं भारत की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, इसे भारतवर्ष ही मानते थे, भारत ही मानते थे, एक ही एंटिटी मानते थे, भले ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूल करते थे लोग। एक कॉन्सेप्ट ये था उस समय यूनिवर्सल मोनार्क का, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट वो जो कि जैसे कि राजा भरत थे, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी, और इधर भी ईस्ट में आपका जो हिमालय रेंज आती है अरुणाचल तक, वहां तक जिसे जो रूल करे, वेस्ट में गुजरात तक रूल करे, वो कौन है? भारत का यूनिवर्सल रूलर है, चक्रवर्ती सम्राट है। पूरे भारत, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर लगभग जो रूल करे वो चक्रवर्ती सम्राट है। इसे अखंड भारत की परिकल्पना भी कहा जाता है। कहा जाता है ना, अखंड भारत क्या मतलब, वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट। ठीक है। तो भारत में अगर बात करें ट्रू मायने में, तो कुछ हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए दक्षिण भारत के, और कुछ ईस्ट के हिस्सों को छोड़ दिया जाए, तो सच्चे मायनों में मौर्य डायनेस्टी ने सबसे बड़े क्षेत्र के रूप ऊपर रूल किया, स्पेशली सम्राट अशोक ने, जो कि मौर्य वंश के शासक थे 3rd सेंचुरी बीसी में। उनका साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो उनको सच्चे मायनों में चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे राजाओं ने भारत में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि ली, लेकिन वो सभी चक्रवर्ती थे नहीं। ठीक है, बहुत सारे राजाओं ने ली है चक्रवर्ती की उपाधि ली है, अपने आप ले ली। किसी ने अपने आप को विक्रमादित्य कह दिया, किसी ने सम्राट कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बाद में बादशाह कह दिया, किसी ने सुल्तान कह दिया। ये तो चीजें चलती ही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड कर दिया। तो सम्राट अशोक जो है वो सच्चे मायने में एक चक्रवर्ती थे। बेसिकली उन्होंने हिमालय के कैप कैमोरिन से, हिमालय से कैप कैमोरिन तक, और ब्रह्मपुत्र से ईस्ट में इंडस रिवर तक जिन्होंने रूल किया, वो आदमी कौन है? चक्रवर्ती है। भारतीय दृष्टिकोण से उस समय में जो चक्रवर्ती की डेफिनेशन होती थी, उनके जो इंस्क्रिप्शन है सम्राट अशोक के, वो आपको बहुत हिस्सों में मिलते हैं। ये जहां जहां पे उन्होंने रूल किया, ये देखिए आप कहां तक रूल किया उन्होंने। आज का पूरा भारत ऑलमोस्ट, इसमें चेरा चोला पांड्या के दक्षिण भारत वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, छोटे से हिस्से को, उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है आपका नॉर्थ ईस्ट का, इसको छोड़ दिया जाए, तो पूरे भारत, पूरे पाकिस्तान, पूरे बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने रूल किया। इवन उनका रूल यहाँ पे अफगानिस्तान तक टच होता था, ईरान तक उनका रूल था। ईरान के भी, आज का ईरान जो है उसका कुछ क्षेत्र भी आप मान सकते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, इतना बड़ा साम्राज्य था। इसी को कहा जाता है सम्राट अशोक का साम्राज्य, और इसी सम्राट को कहा जा सकता है कि वो सच्चे मायने में चक्रवर्ती थे। पूरे लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक रूल किया उन्होंने, इवन अफगानिस्तान तक उनकी पहुंच थी। और इन तमाम क्षेत्रों में उनके हमें अभिलेख मिलते हैं, पिलर अभिलेख मिलते हैं, उनके शिलालेख मिलते हैं उनके, जिनसे पता चलता है कि वहां तक सम्राट अशोक का साम्राज्य था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी पहुंच थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर रूल किया। उनको भी कहा जाता है कि उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना को एक जीवंत रूप देने में एक सबसे पहले फाउंडेशन रखी थी, क्योंकि चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया। हालांकि मगध का साम्राज्य बड़ा ही था, चंद्रगुप्त जब धनानंद से शासन छीनते हैं तो बड़ा ही था, लेकिन फिर चंद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद बिंदुसार ने किया, बिंदुसार के बेटों ने किया, सम्राट अशोक इंक्लूड थे उसमें। फिर सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत के इसको भी जीता, तो बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था मौर्यों के समय पे। फिर उसके बाद अगर 4th सेंचुरी एडी की बात करें, जिसमें 4th सेंचुरी में और 4th से 6th सेंचुरी के बीच में गुप्ता वंश का भारत के अंदर डोमिनेंस रहा, गुप्ता काल रहा, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। उसमें एक शासक थे समुद्रगुप्त, काफी अच्छे शासक हुए इसमें। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये अच्छे शासक थे। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, 100 से ज्यादा लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। उनको टाइटल दिया जाता है, वेस्ट के लोग उनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन का तो आप नाम जानते हैं कि वो मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा मिलिट्री जनरल माना जाता है, और हम भारतीय कहते हैं कि नहीं, नेपोलियन को आप कहो कि वो वेस्ट का समुद्रगुप्त है। ठीक बात है, क्योंकि समुद्रगुप्त उनसे बहुत पहले के थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी और जीते भी थे वो हमेशा। तो उनका भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, और उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, आप देखें गुप्ता वंश का, कि उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल जो है वो बहुत बड़े हिस्से पे था। फिर भी मौर्य वंश के जितना तो नहीं, लेकिन काफी बड़ा था, तो फिर भी कहा जा सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं चक्रवर्ती सम्राट थे। अब मेडाइवल पीरियड में चक्रवर्ती नाम दिया नहीं जाता था, लेकिन जो आपका मुगल वंश था, मुगल डायनेस्टी थी, उसने काफी बड़े क्षेत्र के ऊपर रूल किया। औरंगजेब के समय
मेडाइवल पीरियड में सबसे बड़ा साम्राज्य था। सम्राट अशोक के जितना तो नहीं, लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा साम्राज्य उन्हीं का था, उसी समय पे था। उसके अलावा हर्षवर्धन की बात आती है। हर्षवर्धन जो कि एंशियंट पीरियड के सबसे आखिरी राजा थे, सबसे लास्ट राजा उनको माना जाता है, लास्ट सम्राट, लास्ट पावरफुल एम्परर के तौर पे उनको देखा जाता है। उनका भी बहुत बड़ा साम्राज्य था उत्तर भारत का। उनको द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था। लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ तो कहा जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में जाने के लिए जब उन्होंने मंशा जाहिर करी तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उनको हरा दिया था, तो उनका साम्राज्य वहीं तक रह गया। तो 600 से लेकर 647 तक जब हम हर्षवर्धन की बात करेंगे तभी भी मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। हर्षवर्धन की बायोग्राफी, पुलकेशिन की बायोग्राफी, समुद्रगुप्त की बायोग्राफी सब कवर करा चुका हूं मैं वैसे तो ऑलरेडी आपको, लेकिन आर.एस. शर्मा के पर्सपेक्टिव से भी इन चीजों को हम जानेंगे। गुप्ता एम्पायर की बात करें तो यहाँ से देखिए कि कैसे ये साम्राज्य एक्सपैंड किया। शुरुआत में यहीं पे था, तो सबसे पहले तो समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को जीता। फिर चंद्रगुप्त टू के समय पे इतना बड़ा साम्राज्य कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त ने ये वाला हिस्सा जीता था। समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, इन्होंने सबने मिलकर इस साम्राज्य को बड़ा बनाया। एक बात और भी है कि समुद्रगुप्त ने एक चीज और भी अपनाई कि उन्होंने अपने अंदर, जब वो साम्राज्य को जीत लेते थे, वहां के राजा को पूरी तरह से मारते नहीं थे, ऐसा कि मार के खत्म किया और खुद का एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर कर दिया, नहीं। उसको पैट्रोनेज देते थे और कहते थे कि तू हमारे अधीन रहेगा, तो हमारा वैसाल बन जाएगा, वैसाल स्टेट बना रहेगा। वैसाल स्टेट का मतलब कि एक राजा जो है, पावर तो सारी सेंटर पावर तो यहाँ पाटलिपुत्र से आएगी क्योंकि राजधानी यही थी गुप्ता वंश की, लेकिन यहाँ पे राजा है वो अपने कुछ डिसीजन ले सकता है, ऑटोनॉमी उसके पास रहेगी कुछ, लेकिन अल्टीमेटली जो पावरफुल जो मोनार्क है वो कौन रहेगा? गुप्ता शासक रहेगा। इस तरह से हर्षवर्धन तक हमें पढ़ना भी है, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब भारत में आपको पता है कि पॉलिटिकल यूनिटी तो नहीं थी। ये जो समय था पूरा एंशियंट पीरियड मान लीजिए, मेडाइवल पीरियड मान लीजिए, अब है पॉलिटिकल यूनिटी। तो अब हमने अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया है, जिलों में बांट दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे देश का संविधान विधान एक ही चलता है। तो भले ही उस समय पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मोर और लेस भारतीय उपमहाद्वीप को, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक ही यूनिट के तौर पे, एक ही फॉर्म के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि जिस तरीके की जियोग्राफिकल सेटिंग और जिस तरीके के कल्चरल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ लोगों के थे, क्योंकि लोग एक जैसे थे एथनिकली, काफ़ी हद तक उनको एक जैसा माना जाता था, भले ही उनके रिलीजन, भाषा और बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिलीव्स हों। ठीक। अब कॉन्करर्स की माइंड की बात करें, चाहे कल्चरल लीडर्स की बात करें, सब ये मानते थे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये इंडिया है। ठीक है। तो फॉरेनर्स ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया और बहुत सारे फॉरेनर्स ने इसे जीतने की कोशिश भी करी। कुछ तो यहाँ आए, कुछ को सफलता मिली, कुछ को असफलता मिली, कुछ यहाँ के होके रह गए, कुछ यहाँ से लूट खसोट करके चले भी गए। लेकिन बेसिकली ये जो लोग थे, जो सिंधु नदी के ईस्ट में और इस रीजन में रहते थे और फिर वो पूरे भारतीय हिस्से में रहते थे, उनको हिंदू कहा जाने लगा और हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। हिंदुस्तानी शब्द बाद में आया, पहले तो हिंद कहा जाता था, हिंद से, क्योंकि सै को है बोलते थे, हिंद कहा जाता था, फिर हिंदू बना, संस्कृत जो सिंधु शब्द है उसका सिंधु का हिंदू बन गया। उसके बाद इंडिया शब्द बना, क्योंकि जो ग्रीक लैंग्वेज थी, ग्रीक में इसको इंडिया कहा जाने लगा। ग्रीक लोगों ने इंडिया नाम दिया था सबसे पहले भारत को, ये ध्यान रखिएगा आप, अंग्रेजों ने नहीं दिया, ग्रीक लोगों ने दिया था। ठीक। उसके बाद आगे चल के पर्शियन और जो अरेबिक लैंग्वेज थी वहाँ तो हिंद ही कहा जाता था इसे। और ईरानियन रूलर्स ने जब सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीता आगे चल के, तो उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दे दिया। हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, बेसिकली ये नाम इसका पड़ गया। तो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदू, ये सब नाम कैसे पड़े ये आपको पता चल गया होगा कि जियोग्राफिकल एंटिटी के नाम पे ही ये थे। जियोग्राफिकल यूनिट का नाम ही हिंदू था, जियोग्राफिकल यूनिट का नाम ही हिंदुस्तान था, और बेसिकली जो इंडिया नाम है वो ग्रीक लोगों ने दे दिया, और भारतवर्ष नाम जो है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों तक मिलता है, वेदों तक में मिलता है, क्योंकि वो सम्राट भरत को चक्रवर्ती सम्राट के तौर पे क्लेम करते थे और उन्होंने पूरे भारत के आज के हिस्सों के ऊपर रूल किया था, तो इसलिए उन्होंने जहाँ पे रूल किया उसे भारतवर्ष कहा गया। ठीक। वी फाइंड कंटिन्यूइंग एफर्ट टू एस्टेब्लिशिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी इन इंडिया। बहुत सारा आपको एफर्ट देखने को मिलेगा अभी। अब आगे जब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारा देश यूनिटी है, वो एकता कैसे है, विविधताओं में एकता होने के बावजूद, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 3rd सेंचुरी BC में जब सम्राट अशोक ने प्राकृत भाषा के अलग अलग लिपियों में जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, वो आपको पता चलते हैं कि ब्राह्मी लिपि में भी थे और दूसरी लिपियों में भी थे। उसके अलावा आप देखते हैं कि संस्कृत जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
लैंग्वेज बन गई थी, स्टेट लैंग्वेज बन गई थी। पूरे भारत में ही इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अगर डिस्टेंट साउथ को छोड़ दिया जाए, जहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेजेस का दबदबा था, उसको छोड़ दिया जाए, तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी। गुप्ता के समय पे ये स्टेट लैंग्वेज बन गई और ये और ज़्यादा इसको पैट्रोनेज दिया गया और इसके अंदर सारे वो जो पुराने ग्रंथ थे, सारे जो टेक्स्ट थे, उनको लिखा गया, कंपाइल किया गया। लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान रहा। संस्कृत भाषा के को एम्पावर करने में गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड का काफ़ी रोल रहा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि इंडिया ने आगे चल के बहुत सारे स्टेट्स को देखा गुप्ता पीरियड के बाद। जब गुप्ता पीरियड का अंत हो गया, गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, तो बाद में ये जो साम्राज्य है टूट गए, छोटे-छोटे साम्राज्य बन गए। दक्षिण में अलग है, साउथ ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि संस्कृत का प्रभाव फिर भी था। संस्कृत को फिर भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो संस्कृत का प्रभाव पड़ा और संस्कृत भाषा में सबसे पहले रामायण, महाभारत 2 महाकाव्य लिखे गए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। संस्कृत भाषा, आज देखते हैं कि भाषा के आधार पे टकराव होते हैं। आप देखते हैं बहुत बार टकराव देखते हैं, लेकिन वो जो एपिक रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखे गए, उनको उसी डिवोशन और उसी ज़ील के साथ तमिलियन लैंग्वेज में, द्रविडियन लैंग्वेजेज़ में भी पढ़ा जाता था और वहाँ पे भी उनका उतना ही प्रभाव था जितना कि बनारस में था, जितना कि अयोध्या, तक्षशिला, काशी, कहीं पे भी आप मान लीजिए, इन तमाम जगहों पे था। वैसा ही दक्षिण में भी था। इवन इन संस्कृत में लिखे गए एपिक्स को, महाकाव्यों को बाकी सभी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। मैंने आपको बताया था जब रामायण पढ़ा रहा था मैं आपको, कि रामायण के भारत में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आसपास के क्षेत्रों में 300 से ज़्यादा वर्जन मिलते हैं अलग-अलग भाषाओं में, जिसकी बेसिक स्टोरी लाइन तो सेम ही है, लेकिन कुछ थीम, कुछ चीज़ें, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं वहाँ के एडेप्टेशन के हिसाब से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये संस्कृत भाषा को कहीं न कहीं यहाँ पे मजबूती प्रदान करते हैं और संस्कृत भाषा का यहाँ पे प्रभाव जो है वो बढ़ता है। और उसके बाद धीरे-धीरे इन भाषाओं से भी दूसरी भाषाएँ निकलने लग गई। संस्कृत से बहुत सारी भाषाएँ निकल गई। उसके अलावा तमिलियन भाषाएँ जो थी, द्रविडियन भाषाएँ थी, उनसे कई भाषाएँ निकल के आ गई। तो इस तरह से चीज़ें हो गई। अब भारतीय इतिहास जो है, उसकी तरफ एक अटेंशन इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके का सोशल सिस्टम भी है, सोशल स्ट्रक्चर भी है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ भारत में। एंशिएंट पीरियड में अलग तरीके का सोशल ढांचा था। हम अर्ली वैदिक पीरियड में ढांचा पढ़ते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में। मैंने डिफरेंस बताया था एक वीडियो में कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में कितना डिफरेंस आ गया था सोशल स्ट्रक्चर में, वर्ण व्यवस्था में कितना परिवर्तन आ गया था, महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आ गया था। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमें जानने के लिए, ताकि हम समझ पाएँ कि भारतीय इतिहास में वो हिस्सा कैसा था, सामाजिक ढांचा कैसा था। नॉर्थ में वर्ण सिस्टम, जिसे आज के तौर पे कास्ट सिस्टम के तौर पे देखा जाता है, लेकिन उस समय वर्ण सिस्टम था। वो वर्ण सिस्टम जो है, वो वर्ण क्यों था, उसे उस समय के कास्ट सिस्टम से अलग, आज के कास्ट सिस्टम से अलग कैसे देखा जा सकता है, वो मैं आपको उसी समय बताऊँगा जब वर्ण व्यवस्था हम पढ़ेंगे। लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। इवेंचुअली कैसे हो गया, पहले कैसे था? पहले वो कर्म के आधार पे था, उसके बाद जन्म के आधार पे हो गया। ये चीज़ें हुई और इस वर्ण सिस्टम का प्रभाव जो है ना केवल हिंदुइज़्म पे पड़ा, जो कि पड़ना ही था क्योंकि वो ब्राह्मणिकन रिलीजन और वैदिक रिलीजन का आगे सक्सेसर है। लेकिन इसका प्रभाव क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स पे भी पड़ा। आज के समय आप मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में भी कास्ट देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। इवन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियंस और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, लोग जो कन्वर्ट हो गए, उन्होंने अपनी जाति को नहीं छोड़ा। उन्होंने कुछ ओल्ड कास्ट प्रैक्टिसेस और कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ा। तो वो जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलती हैं। कई लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एंशिएंट पीरियड में वर्ण व्यवस्थाएँ थी। आज बहुत सारे इनमें से कास्ट निकल के आ गई। क्षत्रियों में बहुत सारी कास्ट, वैश्यों में बहुत सारी कास्ट, शूद्रों में बहुत सारी कास्ट, ब्राह्मणों में भी अलग-अलग तरीके के वो मिलते हैं, गोत्र वगैरह सब मिलते हैं, अलग-अलग तरीके के ब्राह्मण मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको हिंदुइज़्म में तो मिलती ही हैं, लेकिन आपको ये बाकी रिलिजन्स के भी अंदर जुड़ती हुई नज़र आती हैं। उनको भी इन्होंने प्रभावित किया है, ठीक है? भले ही भारत में ही किया, बाहर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो किया। और इस सिस्टम को, इस पिरामिड को कास्ट पिरामिड ही कह दीजिए या वर्ण पिरामिड कह दीजिए, इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है? अब बात आती है द रेलेवेंस ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट। क्या रेलेवेंस है कि पास्ट को पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा प्रेजेंट के ऊपर? आज के समय हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बेसिकली या पॉलिटिकली,
तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप तो हुई हैं। प्रॉब्लम से पहले हमने जो भी स्ट्रक्चर दिया उस समाज को, उस ढांचे में अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो वो ढांचा तो आज से नहीं बना, बहुत हज़ारों सालों के प्रोसेस से बना है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा पुराना कल्चर कैसा था, उसमें कुछ तब्दीलियाँ तो नहीं हो गई या फिर उसमें ही गड़बड़ तो नहीं थी ओरिजिनली। हम देखिए हमारे पूर्वजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सब कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि प्राचीन काल में मानव सबसे ज़्यादा विकसित था, सबसे ज़्यादा समझदार था, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, ऐसा भी नहीं था। आज के समय में भी सर्वाधिक इंटेलिजेंट है नहीं। अल्टीमेटली कहीं पे एक उस पे तो पहुँचा नहीं है कि वो एनलाइटनमेंट पे पहुँच गया है कहीं। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, ये तो एक एंडलेस प्रोसेस है। बहुत सी चीज़ें पुराने लोगों ने भी गलतियाँ करी होंगी, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी करी होंगी, आज के लोग भी बहुत सी अच्छी चीज़ें भी कर रहे होंगे और गलतियाँ कर रहे होंगे। ये तो सीधी बात है, ये तो है ही। ये तो बेसिक आप समझते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग सब में होती है। जस्ट बिकॉज़ कि कुछ लोग एंशिएंट कल्चर्स को सिर्फ़ कह देते हैं कि वो तो बहुत ही खराब था, उसमें तो ये सिस्टम था, ये औरतों की स्थिति खराब थी, शूद्रों की स्थिति खराब थी, कास्ट सिस्टम थे। बहुत सी चीज़ें थी जो गड़बड़ थी, मानते हैं हम इस बात को। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, और लेकिन ऐसा ही कह देना कि सब कमियाँ ही कमियाँ थी, ये भी गलत होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, 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 प्राचीन काल तो स्वर्णिम युग ही था, वहाँ तो कोई कमियाँ ही नहीं थी, पहले तो सतयुग ही था, बाद में अब कलयुग में हम जी रहे हैं। ये भी तो एक अपमान की ही बात है कि आज के तमाम तरीके के सभी लोगों का अपमान है ये, कि आज के लोगों को आपने एक तरह से तिरस्कृत कर दिया। प्राचीन काल के लोगों को, जिनके बारे में कई लोगों ने तो पढ़ा तक नहीं है, वो जर्नल इवोल्यूशन को नहीं मानते, वो लोग सिर्फ़ क्या कह देते हैं कि प्राचीन काल में एक जो लोग हैं वो परफेक्टली क्या थे, परफेक्टली मोरल थे, करेक्ट थे वो लोग। तो अगर सब कुछ करेक्ट होता, तो वो करेक्ट वाली चीज़ तो आज अच्छे से तरफ डेवलप ही होती है, उसका डिग्रेडेशन कैसे हुआ? डिग्रेडेशन होते हैं सोसाइटी में, लेकिन इस तरह से नहीं होते। हम अगर इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री को या एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, आप इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, ह्यूमन स्पीशीज़ की डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लगेंगी कि ये तो बात गलत है कि सिर्फ़ ग्लोरीफाई करना सही नहीं है। हर किसी का अपना एजेंडा होता है। हम अगले लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इतिहास को कैसे देखा। हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव क्या है? वो चाहते क्या हैं? प्रूव क्या करना चाहते हैं? हमें कुछ प्रूव नहीं करना है। हमें ना किसी को ग्लोरीफाई करना है, ना किसी को डिमीन करना है। हमें सिर्फ़ सच्चे मायने में करेक्ट अंडरस्टैंडिंग समझनी है हमारे पास्ट के बारे में कि सही मायने में था क्या भई? वो हमें जानना है। हमें किसी को ना महान बताना है और ना ही किसी को खराब बताना है, बुरा बताना है। अब आप ये जानते हैं कि प्राचीन काल में भई ह्यूमन्स ने, हमारे पूर्वजों ने पत्थर से आग जलाने से लेके एग्रीकल्चर करना, पहिए का आविष्कार करना, रिलिजन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना, नैतिकता के बारे में बताना, एथिक्स के बारे में बताना, बहुत सारी चीज़ें करी हैं और बहुत सारा प्रोग्रेस किया है, चाहे विज्ञान के फील्ड में करें, चाहे किसी और फील्ड में करें। भले ही आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के मुकाबले वो बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे, लेकिन उन्होंने हमें विरासत के तौर पे वो टेक्नोलॉजी दी जो बहुत बेसिक थी, उसको हमने धीरे-धीरे करके ही तो डेवलप किया है। आज हम जो टेक्नोलॉजी पे हैं, आज से 2 दशक बाद वो भी पुरानी हो जाएगी। तो ये तो होना ही है। उनकी एक रिमार्केबल प्रोग्रेस थी, इसे तो हमें मानना ही पड़ेगा कि भई हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहुत लंबे समय को पढ़ते हैं। 2 मिलियन ईयर से बीसी से लेके पढ़ते हैं तकरीबन 700 एडी तक, मतलब मिलियंस ईयर का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो उसको हमें बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, लेकिन हम उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जो थी, उसमें बहुत सारा सोशल इनजस्टिस था। जैसे कि वर्ण व्यवस्था, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड में कहते हैं तो इनजस्टिस नहीं था, कई जगह ऐसा लगता है कि वो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी। ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। लेकिन बाद में वो वर्ण व्यवस्था जो है, वो जन्म के आधार पे हो गई कि जहाँ पे जन्म लेगा, वैसा ही उसे जीवन जीना पड़ेगा, उसे वैसी परेशानियों और वैसे ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। स्थिति स्त्रियों की भी ऐसी ही हुई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिग्रेड होती गई। तो शूद्रों की स्त्री स्थिति, अनटचेबल्स की स्थिति और जो फीमेल्स की, वुमेन्स की जो वुमेन की जो स्थिति थी, उसके ऊपर हम बात करें तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ भी तो हमें जानना है कि उनमें वो कमी भी थी। कुछ अच्छी चीज़ें थी तो कुछ कमियाँ भी थी। तो यही बात हमें समझना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम जब देखते हैं हमारे पास्ट को, तो उसकी रिलेवेंस हमें समझ में आती है कि हमारा समाज का जो ढांचा है वो आज जिस स्थिति में पहुंचा, वो कैसे पहुंचा, उस समय की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हमने कितना हद तक कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, और उन लोगों को जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ गए थे,
उनको हम बराबरी तक लाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे क्या प्रयास रहते हैं। इसके लिए ही तो ये रिजर्वेशन सिस्टम और ये सब चीज़ें आती हैं अस्तित्व में। अब रिजर्वेशन का कोई क्रिटिकल एनालिसिस करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा, कोई उसका सपोर्ट करेगा। अपने-अपने हिस्से के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं करना है। एक जर्नल पर्सपेक्टिव से अगर आप एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके भी आपको दोनों पहलू नज़र आ जाएँगे। तो वो बात है। तो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर ह्यूमन्स ने, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा उनको ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल था। बहुत ही मिनिमम समझ थी विज्ञान के प्रति और रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करने के प्रति। उसको उन्होंने बहुत सी चीज़ों के तरह से चीज़ों को सीखा और समझा और सर्वाइव किया और बहुत सी चीज़ों को डेवलप भी किया। आज के समय हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम नेचर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये आपको डिफ़रेंस नज़र आ जाता है। भले ही हमने बहुत ज़्यादा तरक्की करी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया पर्यावरण का, दूसरे जीवों का, बहुत सारी प्रजातियाँ डिस्टिंक्ट हो गई हमारी वजह से, हमारे जो पॉल्यूशंस की वजह से, हमारे जिस तरीके के काम रहे हैं उनकी वजह से। अब बात आती है कि हम उन लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने जो हमें विरासत में दिया, हेरिटेज के तौर पे भी हम उसे सम्मान देते हैं। साथ ही उनकी टेक्नोलॉजी को, उनकी विरासत को हम आगे कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि प्राचीन काल ही स्वर्णिम युग था और हमें वैसा ही बन जाना चाहिए, ये भी कहीं न कहीं एक तरीके की मूर्खता होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। उनकी बहुत सारी दिक्कतें थी, उनके बहुत सारी बीमारियों का उनके पास इलाज तक नहीं था। बहुत से लोगों की उम्र कम होती थी। लेकिन अगर हम मिथिकल एंगल से देख लेंगे कि इतने लंबे लोग होते थे, इतना जीवन जीते थे, तो उसका तो कोई अंत है नहीं। बेसिकली आपको ये देखना है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल एंगल और एक रैशनैलिटी के साथ आपको देखना है कि जो चीज़ें अच्छी हैं, उनको हमें साथ लेके चलना है, जो चीज़ें बुरी हैं, उनको समाज से एलिमिनेट करना है। जैसे कि जो क्लास सिस्टम है, जो सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जिसमें डिवीज़न हो रखा है लोगों को, जो जिनको तथाकथित निम्न जातियों का कहा जाता है, उनके साथ अगर बुरा आचरण होता है या होता था, तो उनको उनके अधिकार दिलाने हैं, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हैं। और ओल्ड नॉर्म्स, सोशल कस्टम्स, जिनको जो कि हमारे दिमागों में, हमारे ज़हन में बसे हुए हैं और जिनको हम सीने से लगा के बैठे हैं कि नहीं ये तो सही है, उसको हमें रैशनैलिटी से देखना होगा कि भई ये सही है या गलत है। तो गलत है तो उसे तो हमें समाज से हटाना ही पड़ेगा। आसान नहीं है, मुश्किल है। एक संविधान में संशोधन बहुत आसान काम है। पार्लियामेंट बैठेगी, उनको लगेगा कर देगी, लेकिन समाज में परिवर्तन बहुत बड़ा इश्यू है। समाज में परिवर्तन बहुत समय के बाद आता है। आपको पता है कि सती प्रथा 1829 में खत्म कर दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन फिर भी आपको सती प्रथा के अवशेष 20वीं शताब्दी तक मिलते हैं। राजस्थान का जो आखिरी सती का जो केस है वो कब का है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना समय लग जाता है। सदियाँ लग जाती हैं, दशक क्या सदियाँ लग जाती हैं एक चीज़ को, एक समाज में एक रूढ़ि को हटाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होगी। अब आपको पता है कि प्रेज़ेंट में रिलेवेंस ये भी है कि इंडिया को एक महाशक्ति बनना है। हम कहते हैं कि महाशक्ति बनेंगे हम। ये भी कहा जाता है कि इंडिया सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया कैसे थी? सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि सोना निकलता था और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था हमारे पास। हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत सरप्लस था कंपैरेटिवली दुनिया के कंपैरिज़न में। लेकिन जो ही आगे चल के डेवलपमेंट हुआ, मशीनरी आई और उसके बाद अलग-अलग फ़ील्ड्स खुल गई, बहुत सारा अलग-अलग फ़ील्ड खुल गई, सर्विस सेक्टर खुल गया और प्रोडक्शन फ़ील्ड खुल गई, तो उसके बाद हम पिछड़ गए। तो इस दुनिया में अगर हमें सर्वाइव करके और हमें पावरफुल बनना है, डेवलप करना है, अपने आप को डेवलपिंग फ़ेज़ से डेवलप्ड फ़ेज़ की तरफ लेके जाना है, तो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं, उनको हमें खत्म करना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। जो डाइवर्सिटी है उसका सम्मान करें, लेकिन डाइवर्सिटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी की वजह से किसी को नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो समाज के अंदर यूनिटी होना वो ज़रूरी है, ताकि हम आपस में ही लड़ते-झगड़ते ना रहें, हम हमारे देश को आगे लेके जाएँ। तो ये ज़रूरी है, कास्ट सिस्टम का एजुकेशन होना और कास्ट सिस्टम हो, नाम के साथ जुड़ा रहे सरनेम उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अलग-अलग तरीके के सेक्ट वगैरह के आधार पे, रिलीजन के आधार पे भेदभाव करके एक दूसरे को नीचा दिखा के खुद को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देके हम कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे। ये हमें पास्ट से सीखना भी चाहिए। ठीक है? भले ही हमने महिलाओं को, भारत एक ऐसा देश था जिसने आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लिखा गया तो उनको हमने वोटिंग राइट्स दे दिए। उनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज़ी के तौर पे सबको रिकॉग्नाइज़ किया कि भई इस उम्र को पार करने के बाद आप सब वोटिंग कर सकते हैं और आप सभी का भारतीय लोकतंत्र में कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप जानते ही हैं कि फेमिनिज़्म चलता है।
हालांकि फेमिनिज्म के भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं आज के समय पे। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी लोग कर रहे हैं, या सरकारें करती हैं या करती हैं, वो क्यों करती हैं? ताकि समाज में स्त्रियों की स्थिति जो एक लंबे समय तक पिछड़ गई थी, और उस पिछड़ने के पीछे का कारण क्या? वो हमारा पास्ट। उन लोगों ने जो उस समय थे, उन्होंने उनको पीछे रखा, जिसकी वजह से आज भी उनको हमें सपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो कास्ट बैरियर्स की वजह से पीछे रहे हुए लोग हों, चाहे विमेन हो। एम्पावर किसको करना पड़ता है? जो कि एम्पावर्ड नहीं है। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों होती है? कास्ट में जो दलित है उसके एम्पावरमेंट की बात क्यों होती है? क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं था, तो उसे एम्पावर्ड करने की बात होती है। तो ये बात हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पास्ट को पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसे एग्जामिन करना पड़ेगा। हमें प्रिजुडिस नहीं होना है। हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ हम ये कह दें कि बहुत महान थे हमारे पूर्वज, गोल्डन पीरियड था, या फिर कह दें कि बहुत गलत थे, अच्छे नहीं थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, ये भी नहीं कह सकते। तो ना डिमीन करना है, ना ग्लोरीफाई करना है, सिर्फ जानना है जो अच्छाइयाँ हैं, उनको सम्मान भी देना है, उसमें हेरिटेज में भी शामिल करना है, उसे आगे भी लेके जाना है अपने लेगेसी के तौर पे, और जो नहीं सही है उनको हटाना भी है। तो इंडिया की प्रोग्रेस को जो चीज़ें हैम्पर कर सकती हैं, हार्म कर सकती हैं, उनको हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, उन्हें रेड ऑफ करना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। फाइनली ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। क्रोनोलॉजी को लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि 1500 से 500 बीसी के बीच का जो पीरियड था, जिसे वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड इसी में समाहित है। इसमें द्रविडियन और नॉन संस्कृतिक टर्म जो हैं वो आपको वैदिक टेक्स्ट में मिलते हैं। वैदिक टेक्स्ट जब इस समय पे था, डेवलप हो रहा था, तो उसमें आपको द्रविडियन टेक्स्ट भी, कुछ द्रविडियन टर्म्स आपको मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसी समय से यूनिटी शुरू हो गई थी डाइवर्सिटी में, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस के जो शब्द हैं, जो इन्फ्लुएंस है, वो पढ़ने लग गया था। फिर संगम लिटरेचर लिखा गया 300 से 600 के बीच में, 3 सेंचुरी एडी बीसी से 3 सेंचुरी एडी के बीच में था, लेकिन उसके बाद भी लिखा जा रहा था। तो संगम लिटरेचर पीरियड में भी आप ये चीज़ देखते हैं कि द्रविडियन टेक्स्ट के अंदर आर्यन जो शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हो गए, या आप कह दें दूसरी जो भाषाएं हैं प्राकृत पाली, उनके जो हैं वो अंश मिलते हैं, मुंडा लैंग्वेजेस के मिलते हैं। फिर 3rd सेंचुरी बीसी में आप देखते हैं कि प्राकृत भाषा जो है उसका फ्रांक का मिलता है आपको अशोक सम्राट के बहुत सारे अभिलेखों के अंदर, चाहे शिलालेख हों, चाहे पिलर लेख हों, उनमें। उसके बाद 4th सेंचुरी सी के ऑनवर्ड आपको देखने को मिलता है कि संस्कृत जो है वो स्टेट लैंग्वेज बन गई, और वो एम्पावर्ड हो गई, बहुत ताकतवर लैंग्वेज बन गई, क्योंकि उसको गुप्ता वंश जैसे शासकों ने पैट्रोनेज दी, और उस समय तमाम तरीके के जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनको संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो ये क्रोनोलॉजी है। होपफुली आप ये समझ गए होंगे कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ने से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा, और इसका एक मैंने डिटेल आपको बता दिया है। अगले लेक्चर में हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मॉडर्न हिस्टोरियंस का एंशिएंट हिस्ट्री पे क्या व्यू पॉइंट है, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो किस तरह से इतिहास लिखते हैं। चाहे वो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं तो उनका अपना एजेंडा, भारतीय नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनका अपना एजेंडा, उसके बाद कुछ न्यूट्रल हिस्टोरियंस थे स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अपने हिसाब से लिखते थे, कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे वो कैसे लिखते थे, उसके अलावा आज जो बाद में एक कम्युनल अप्रोच आई वो किस तरीके की हुई। तो इन चीज़ों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट तो करिएगा, साथ ही अपना रिव्यू भी दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये कोर्स। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इस कोर्स की जो PDF वगैरह हैं वो भी मिल जाएंगी। इनसे रिलेटेड जो टेस्ट वगैरह है वो भी मैं कोर्स डाल के उसमें अपलोड करूँगा, जल्दी ही चल रहा है अपना टेस्ट वगैरह, उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो वो वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगी, जिसमें आपको नोट्स प्लस PDF आपके वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ दिखाए जाएंगे। ओके, तो उसकी रेट बहुत अप्रोप्रिएट है अभी, तो आप जाके देखेंगे एप्लीकेशन पे तो आपको मिल जाएंगे। न्यू कोर्सेज वगैरह अपलोड हो गए हैं, और मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, और फेसबुक वगैरह पे भी आप अपडेट लेते रह सकते हैं सक्सेस प्लस अकेडमी की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।